हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की जो वेल्डर ट्रेड थ्योरी की जो क्लास है उसके जो अब हमने 6 से 7 क्लासेस अपलोड की हैं, उसके आगे की क्लास जो है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें वेल्डर ट्रेड, जैसे आप जानते हैं कि वेल्डर ट्रेड में आपको अलग अलग वेल्डिंग के बारे में परफॉर्म करना होता है, अलग अलग वेल्डिंग के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो अब जो ये वेल्डर ट्रेड है, अब हम शुरू करेंगे किसी पर्टिकुलर एक वेल्डिंग को, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि इलेक्ट्रोड और फ्लक्स के बारे में, कि जो इलेक्ट्रोड होता है, फ्लक्स होता है, उसका क्या यूज़ होता है। तो अब जो है हमने पिछली क्लास में आपसे ये भी पूछा था कि आपको गैस वेल्डिंग पढ़ना है या फिर आर्क वेल्डिंग पढ़ना है या रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ना है या फिर सॉलिड लिक्विड में जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आती है उसको पढ़ना है। तो आज जो है वो हम शुरू करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग। क्या शुरू करेंगे? आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग। अब देखिए, जो आर्क वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग को जानने से पहले, आर्क वेल्डिंग को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आर्क क्या होती है। तो पिछली क्लास में हमने आर्क के बारे में बात किया था, आर्क के बारे में। तो अब इस आर्क को जनरेट करने के लिए, यानी कि जो आर्क वेल्डिंग होती है उसका काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक से हम लोग आर्क जनरेट करते हैं, उस आर्क को जनरेट करके क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को पिघला देते हैं। जिस मेटल को वेल्ड करना होता है, एक दूसरे से जोड़ना होता है, तो उसके बीच में आपस में आर्क जनरेट करके क्या करते हैं, उसको पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद थोड़ी देर तक उसको ठंडा करते हैं, जिससे एक जो है वेल्ड का निर्माण हो जाता है, जिससे एक धातु दूसरे धातु में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आर्क वेल्डिंग को अब पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो आर्क बनाने के लिए हमको जो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, यानी कि लाइट की ज़रूरत होती है, विद्युत की ज़रूरत होती है, वो क्या होता है। तो अब हम लोग जहाँ पे जैसे वेल्डिंग, अब हम यहीं से आर्क वेल्डिंग आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो जो आपका एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े थोड़े आर्क वेल्डिंग से पहले के क्वेश्चन पूछ सकता है, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, वाट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। तो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा एक थीम बना के चलेंगे, जिससे आगे जो आर्क वेल्डिंग हम पढ़ेंगे, जितनी भी आर्क वेल्डिंग होती हैं, चाहे वो टिग हो, चाहे वो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो, चाहे वो मिग हो, कोई भी प्रकार की आर्क वेल्डिंग हो, तो आप आर्क को समझ पाएंगे कि आर्क हमारी जो इलेक्ट्रिक से बनाई जा रही है। तो वो इलेक्ट्रिक में कई सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे एसी डीसी पूछ लेगा, ट्रांसफार्मर पूछ लेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पूछ लेगा, या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया टेस्ट में हो, चाहे भी इसरो का रिसेंट में वेल्डर ट्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आर्क वेल्डिंग को पढ़ने से पहले, जैसे जब हम लोग गैस वेल्डिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ गैस के बारे में पहले से जानेंगे कि एसिटिलीन गैस होती क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आर्क जिससे बनाई जाती है, यानी कि जिस विद्युत से हम आर्क बनाते हैं, तो वो विद्युत क्या है, यानी कि वो करंट क्या है, उस करंट के बारे में हम लोग अच्छे से डीपली जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आर्क वेल्डिंग के बेसिक जो सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मौलिक विद्युत, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, दिख रहा है यहाँ, ठीक है। मौलिक विद्युत के बारे में बात करें अगर हम, मैं आपको बताता चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे उनको मैं लिख दूंगा, आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। मौलिक विद्युत के बारे में बात करें तो विद्युत है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पदार्थ है हमारे पास, कोई भी मेटल है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी धातु है, तो वो क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, एक पूरा क्या है, मैटर है, यानी कि पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ है हमारे पास। अब ये पदार्थ क्या है, छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान चलिए कि आपके जो शरीर का ढांचा है, आपकी जो बॉडी है पूरा, वो छोटे 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 सेल से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, वो क्या होगा, छोटे 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 अणु उनके मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो अब जो पदार्थ होता है, इसमें जो छोटे 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 जो जिस अणुओं से मिलकर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, उसी को मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, अणु बोलते हैं। यानी जो स्वतंत्र अवस्था में रह पाए, स्वतंत्र अवस्था में रह पाए, वो क्या होता है, वो अणु होता है। यानी कि जो कोई मटेरियल है हमारा, कोई पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है, अणु कहलाता है।
अब ये क्या होता है, अणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी कि इसके किसी एक पार्टिकल को, अणु को हम निकाल के रख देंगे यहाँ पे, इतने से छोटे से पार्टिकल को, मॉलिक्यूल के निकाल के काट के यहाँ पे अलग कर देंगे, तो क्या रहेगा, स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अलग से जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है, अलग से रह सकता है, तो अणु कहलाया। लेकिन इससे भी जो छोटा पार्टिकल कहलाया, यानी कि अणु से भी एक छोटा पार्टिकल हम लोगों ने जाना, वो क्या हुआ, परमाणु हुआ। परमाणु यानी कि एटम। एटम है क्या, वो है, वो सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट के बारे में हमने जब जाना कि कोई भी पदार्थ जो है मिलकर बना होता है, पहली बात अणु से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, तो उसके बाद फिर हमको पता चला कि एक और छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, वो क्या होता है, वो परमाणु होता है। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया कि अब ये जो परमाणु है ना, एटम, यानी कि इस अणु के भी बीच में जो छोटा सा अणु, परमाणु निकला, मान लीजिए अणु हमने बाहर निकाल दिया छोटा सा, फिर हमको बाद में पता चला कि इसके अंदर एक छोटा सा क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, यानी एटम है। फिर रदरफोर्ड साहब ने ये बताया कि जो परमाणु है ये भी जो है, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है, परमाणु बना होता है। ये किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो है कैसे बनी, अगर हम लोग ये देखें तो जब रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, सेंट्रल होता है, और उसके बाहर क्या होती हैं, कोशिकाएं बनी होती हैं, सेल बनी होती हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमता रहता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, यही हमारा क्या करता है, यही हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाया है, यही जो है बाद में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या जो है कारण कहलाया, जिससे हम लोग आज इलेक्ट्रिक देख रहे हैं जो, वो जो है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही हमको मिल रही है, अगर हम लोग इसको ऐसे समझें तो अब विद्युत धारा की बात करें तो जैसे मान के चलिए कि आपने ये देखा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके सेंट्रल में है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के साथ है वो जो है नेगेटिव चार्ज लिए बाहर कक्षाओं में क्या है, घूम रहा है। अब मान के चलिए एक क्षण है, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, अब अपने समझने की देखते हैं। जैसे मान चलिए आप, ये क्षण है, ये क्या है, ये मटेरियल है, एक मैटर है, तो ये क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होगा, ये जो है परमाणु होगा, ठीक है। इस परमाणु में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह इकट्ठे होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मुक्त अवस्था में चल रहा होगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, वैसे ही हमारी क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, यानी कि विद्युत हमारा क्या हुआ, बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस दिशा में जनरेट होगी, इस दिशा में। यानी कि जो हमारी विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि जिस दिशा में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसकी जस्ट उल्टी वाली दिशा में क्या करेगा, विद्युत धारा हमारी जो है वो प्रवाहित होगी। तो ये हो गई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने जाना कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहने से क्या हुई, हमारी बन के आई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बन के आई, यानी कि हमारा जो है करंट जो है वो बन गया, ठीक है। अब जो है इसमें कई छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि विद्युत वाहक बल होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, एमीटर होता है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहला टर्म है विद्युत धारा। जैसे विद्युत हमारी बन गई, अब विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा। अब जैसे आप समझ पा रहे होंगे विद्युत धारा से क्या मतलब है, जैसे कोई पानी की धारा होती है ना, कि बहती चली जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, यानी कि विद्युत का प्रवाह जो किधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है।
तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी किधर जनरेट होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह। तो विद्युत धारा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। जैसे जब आप नदी उदी में जाते होंगे, देखते होंगे तो क्या होता है, नदी में पानी बह रहा है तो वहाँ आप क्या कहते हैं, ये नदी की धारा है। उसी प्रकार से विद्युत की धारा, जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसमें होता है। जैसे नदियों की धाराओं में क्या होता है, जल का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से विद्युत का प्रवाह होता है और जस्ट अपोजिट दिशा में होता है। तो ये हो गई हमारी विद्युत धारा की बात। अब जो है इसमें छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे मान के चलिए कि चालक हो गया, कुचालक हो गया। उसके बाद जब आते हैं हम लोग विद्युत में, तो विद्युत दो प्रकार की होती है, जैसे एसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है। अब हम लोग बात करेंगे चालक और कुचालक के बारे में। देखिए चालक और कुचालक। चालक का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी जो विद्युत धारा है वो क्या हो, प्रवाहित हो सके। अब जो विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके। यही ना होगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, हमारी चलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से कुचालक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होंगे। इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। तो जो चालक पदार्थ होता है, जैसे चालक के बारे में अगर हम बात करें तो जो चांदी है यानी कि जो सिल्वर है वो सबसे अच्छा चालक है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा पदार्थ है, तो चांदी हो गया। उसके बाद कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और जो है स्टील हो गया। ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, चालक होते हैं। कुचालक में आप जानते हैं जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, पॉलीथीन हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो कुचालक होती हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो की जो संख्या होती है वो नगण्य के बराबर होती है, यानी कि लगभग शून्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो हमारी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, उसमें चल नहीं पाएगी। चालकता का सीधे सीधे से मतलब है, चालकता का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी चीज़ में विद्युत धारा का चलना, यानी कि जितनी स्पीड से विद्युत धारा चल सकती है वो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। अगर विद्युत धारा नहीं चल सकती है तो वो क्या कहलाएगी, वो अचालकता कहलाएगी। तो ये हो गया चालक और अचालक। अब अगर हम लोग बात करें, ये बेसिक सा थीम आपको बता रहे हैं कि कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रिशियन वाले पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं, तो इनमें हमको ज़्यादा डीपली नहीं जानना है। आपको बस ये जानना है कि चालकता अगर बोल दिया तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा क्या होगी, सप्लाई हो सकती है। उसके बाद अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी करंट होती है यानी कि विद्युत होती है वो दो प्रकार से बटी होती है। जो विद्युत हमारी होती है, विद्युत धारा या विद्युत सप्लाई, वो दो तरह से होती है। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और इसको दिष्ट धारा। इन सबको आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है और दिष्ट धारा होती है, इसका बेसिकली अंतर क्या होता है। जैसे एसी धारा जो होती है वो अल्टरनेटर के थ्रू क्या की जाती है, बनाई जाती है, अल्टरनेटर से बनती है। दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। और दिष्ट धारा जो होती है वो सेल हो गया, बैटरी हो गई, इन सब चीज़ों से जो हमारी विद्युत धारा निकलती है वो क्या होती है, वो डीसी होती है, यानी कि दिष्ट धारा होती है। तो अब तो ये समझ गए होंगे आप कि एसी और डीसी क्या होता है। एसी यानी कि जो आप घरों में सप्लाई लेते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलती हैं, जो किससे बनाई जाती है, जनरेटर से बनाई जाती है, सॉरी अल्टरनेटर से बनाई जाती है। उसके बाद ये जो डीसी हो गया, ये सेल बैटरी जो प्रोड्यूस करती हैं विद्युत धाराएँ, वो क्या कहलाती हैं, वो दिष्ट धारा कहलाती है।
अब एसी का जो है वो बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जो एसी करंट की, जो एसी विद्युत धारा की जो वैल्यू होती है, इसका मान जो होता है, मान और दिशा जो है इसके क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि इसके मान और दिशा समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, दिशा के साथ साथ इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट क्या होता है, बदलता रहता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे समय बदला, जैसे अभी एक क्षण सेकंड में क्या हुआ कि इसके जो है वैल्यू कुछ और है, इसकी दिशा कुछ और है, और अगले ही सेकंड क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसका दिशा कुछ और हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझें तो ये मान लेते हैं इसको समय, और इसको मान लेते हैं हम लोग धारा, इसको मान पॉजिटिव, इसको मान लेते हैं नेगेटिव। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होती है एसी, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एसी होती है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है, और इसकी दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, इसके डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारी अल्टरनेटिव करंट होती है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि विद्युत प्रतिरोध जो है, अगर हम उसको समझें तो चालकता का जस्ट अपोजिट जो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध बता सकते हैं। अब विद्युत प्रतिरोध की बात करें, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना, यानी कि विद्युत का प्रतिरोध हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मतलब जो होता है, विद्युत प्रतिरोध से सीधा सीधा आशा ये है कि विद्युत के प्रवाहन में क्या होता है, रुकावट पैदा करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध। यानी कि जैसे मान के चलिए कि ये वायर है, यहाँ से विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो इस वायर में कितनी रेजिस्टिविटी है, यानी कि कितना प्रतिरोध है, ये क्या कहलाएगा, विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। यानी कि चालकता का जो है, चालकता का जस्ट उल्टा होता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध यानी कि किसी भी पदार्थ की अगर चालकता जो है बहुत अधिक हुई, चालकता बहुत अधिक हुई, तो उसका जो प्रतिरोध होगा कम हो जाएगा। यानी कि चालकता अधिक हुई, यानी कि तो बोल रहा है कि भाई चले जाओ चले जाओ चले जाओ, करंट को तो यही बोल रहा है कि आप चलते जाओ चलते जाओ। तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हुआ, कोई रोकने वाला नहीं है, तभी ना ये मटेरियल बोल रहा है कि भाई तुम चलते जाओ हमारी तरफ से, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रतिरोध यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जिसकी चालकता अधिक होगी उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जिसकी चालकता कम हो जाएगी उसकी प्रतिरोध जो है वो अधिक हो जाएगा, ये होता है। और जो विद्युत प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है, कहीं भी आप देखेंगे तो ये इस टाइप का, जो अगर पूछ लेगा कभी आपसे तो ये क्या होता है, ये विद्युत प्रतिरोध का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विद्युत प्रतिरोध के कुछ टर्म होते हैं जो पूछे जाते हैं कि किसके अनुरूप जो है परिवर्तित होता है। अगर लेंथ बढ़ रही है, तार की लंबाई बढ़ रही है, तार का डायमीटर बढ़ रहा है, या तार की त्रिज्या बढ़ रही है, या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। जब लेंथ हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। उसी के साथ साथ जब हमारा डाया बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लेंथ का जो है यानी लंबाई बढ़ रही है, माने कि तार जो है बहुत लंबा हो गया, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले इतने दूर तक इसको रोकने वाला कोई था, अब यहाँ तक ये जाएगा, तो यहाँ तक इसको रोकने वाला कोई मिल गया ना। उसी प्रकार से जब डाया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। डाया बढ़ेगा यानी कि तार बहुत मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया। तो अब इस पानी को यहाँ से बहने के लिए, जैसे नदी होता है ना, इसमें बहने के लिए क्या है, आराम से बहुत सारी जगह मिल गई, तो इसको यहाँ पे रोकने वाला जो है कम हो गया। उसी प्रकार से जब वायर जितना ही मोटा होगा उतना ही चालकता उसमें क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसकी जो प्रतिरोधकता है क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी।
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत के बहाव के लिए जो बल होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी परिभाषाएं, उसके नाम पे भी जो है आपकी सारी परिभाषाएं आपको मिल सकती हैं अगर आप लोग ध्यान से समझें तो। यानी कि विद्युत को बहाव बहाव में लाने के लिए जो बल प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर विद्युत प्रवाहित करने वाला बल, क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये क्या हुआ? विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ये लोग आप ध्यान रखेंगे, मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट। ये हुआ विद्युत वाहक बल। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो क्या होती है? विभवांतर। विभवांतर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के लिए वायर हो गई आपकी और ये वायर हो गई, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ कितना था पोटेंशियल और यहाँ कितना था इसका पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे किसके बारे में? पावर के बारे में। तो पावर क्या होती है? जो हम लोग देखते होंगे, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते होंगे तो आप बोलते होंगे कि हमारा चार्जर 18 वाट का है या 15 वाट का है, या आप लोग बल्ब एलईडी यूज करते होंगे तो 9 वाट का बोलते हैं ना, कि 9 वाट का हमारा बल्ब है। लेकिन उसमें आप देखेंगे तो क्या रहेगा? 110 वोल्ट लिखा रहता है। तो कुछ लोग बोलेंगे ये 9 वाट का नहीं 110 वाट का है। तो वाट ये होती है, यानी कि जो 9 वाट है ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इतनी पावर उसको चाहिए ऑपरेट होने के लिए। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है इनटू धारा। ठीक है, ये पावर का जो है फार्मूला होता है, यानी कि वाट का फार्मूला वोल्ट इनटू धारा, यानी कि एम्पियर। उसके बाद हम लोग जानेंगे केवीएच के बारे में, किलो वाट आवर। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप लोग घरों में यूज़ करते हैं बिजली तो बोलते हैं ना कि 2 यूनिट 3 यूनिट या 8 रुपये पर यूनिट है, 12 रुपये पर यूनिट विद्युत है। तो वो यूनिट का अगर हम लोग इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में जानेंगे तो वो क्या होगा? केवीएच कहलाएगा, यानी किलो वाट आवर कहलाएगा। अब यूनिट को निकालने का एक फार्मूला होता है VIH/1000, VIH/1000 बराबर यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? KVH, किलो वाट आवर। ठीक है, ये क्या है? वोल्ट है। ये क्या है? धारा है। और ये क्या है? आवर है, कितना आवर हमारी बिजली चली। ठीक है, एक दिन का होता है तो 24 काउंट किया जाता है। ये बटे 1000 निकाल देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट हमारी निकल जाएगी। उसके बाद अब हम लोग बात आते हैं फ्रिक्वेंसी पर। फ्रिक्वेंसी यानी कि फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग समझें तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी क्या होते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो विदेशों में क्या होता है जनरली 40 या फिर 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज होती है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में जो हमारी विद्युत धारा है वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, वो क्या कहलाती है? वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई। हम लोग कितने यूज़ करते हैं? 50 यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात और, कभी आपसे पूछ सकता है कि हम लोग जो अपनी घरेलू जो विद्युत होती है वो पैरेलल में जोड़ते हैं या सीरीज़ में जोड़ते हैं? तो वो पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल और सीरीज़, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद सबसे जो मेन है वो है ओम का नियम। ओम के नियम में अगर हम लोग बात करें, ओम का नियम, तो ओम का नियम जो है वो ये बताता है
किसी चालक का तापमान और उसकी भौतिक अवस्था को अगर कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो उसकी जो विद्युत धारा होगी वो विभवांतर की क्या होगी, समानुपाती होती है। यानी कि उसकी भौतिक अवस्था तथा तापमान समान रखा जाए तो जो विद्युत धारा और विभवांतर क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। विद्युत धारा और विभवांतर जो होता है, इसको हम रफ करके अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ये जो है आपसे पूछ सकता है। तो ओम का नियम ये बताता है, ओम का नियम यदि भौतिक अवस्था और तापमान नियत रखे जाएं, नियत रखे जाएं का मतलब ये होता है कि परिवर्तित न किया जाए, नियत रखे जाएं तो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती होते हैं। जैसे इसको हम लोग समझें तो कांस्टेंट रख दिया किसको किसको, भौतिक अवस्था को और तापमान को, तो इसको नियत रखा तो विद्युत धारा और विभवांतर यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपातिक चिन्ह को अगर हम लोग हटाएंगे तो एक हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो ये क्या क्या रखेंगे हम लोग, R इंटू आई। यही R हमको क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो बाद में प्रतिरोध कहलाया था। आपने वहाँ पे जाना था प्रतिरोध के बारे में। तो ये क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, ये ओम का नियम है। ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आप लोगों को थोड़ा सा आर्क जानने के लिए, जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो डीसी करंट होता है वो आर्क वेल्डिंग में यूज़ किया जा रहा है, तो आप लोग समझेंगे नहीं डीसी का मतलब क्या होता है, इतना वोल्टेज हो रहा है, इतना करंट हो रहा है, इतना एम्पियर हो रहा है। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को यहाँ पे मैं इसलिए बताया हूँ जिससे आप आर्क वेल्डिंग, अब मैं कल पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।